नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर भाग 2 का, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? आंसर होगा नाबार्ड। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? आंसर होगा हस्तकरघा उद्योग। AAY का पूर्ण रूप है आम आवास योजना। मनरेगा का संबंध है रोजगार। निम्न में से कौन स्वरोजगार कार्यक्रम है? आंसर होगा GSSY। ग्रामीण विकास में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सा कार्य प्रारंभ किया गया? आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः कहलाता है? आंसर होगा मध्यकालीन ऋण। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई? आंसर होगा 1/12/1997। नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? आंसर होगा 100। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? आंसर होगा 12 जुलाई 1982 को। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया? आंसर होगा 2 फरवरी 2006। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई 25 सितंबर 2014 को। 15 महीनों से कम अवधि के लिए ग्रामीण साख को क्या कहते हैं? अल्पकालीन साख। कृषि साख का गैर संस्थापक स्रोत है व्यापारिक बैंक। गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है? आंसर होगा हाट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी? आंसर होगा 1975। भारत में माप तौल की मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई? आंसर होगा 1958 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। निम्न में किसका ग्रामीण साख में सबसे ज़्यादा योगदान है? आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक का। ट्रैक्टर क्रय करने हेतु लिया गया ऋण के अंतर्गत आता है? आंसर होगा दीर्घकालीन साख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि सुधार का कदम नहीं है? फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट करें। आंसर होगा ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जो एक ग्राम के बहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्न इस प्रकार है। आधारित संरचना का विकास, यह ग्रामीण विकास में एक प्राथमिक प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला होगा साख सुविधाओं की व्यवस्था। दूसरा, ग्रामीण बाजारों का विकास, इनका शहरी बाजारों के साथ एकीकरण। परिवहन एवं संचार के साधनों, बैंकिंग सुविधाओं, बीमा सुविधाओं आदि का विकास। अगला है उत्पादन एवं घरेलू इकाइयों के लिए बिजली की उपलब्धता। सिंचाई के अस्थायी साधनों का विकास। कृषि अनुसंधान और विकास के लिए चुनौतियाँ, सुविधाएं। दूसरा है मानव पूंजी निर्माण। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर, निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, जीवन प्रत्याशा में कम, पोषक स्तर में कमी में शहरी क्षेत्रों से आगे है। यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्र मानव पूंजी निर्माण के लिए करार रहे हैं। आंसर होगा अगला होगा निर्धनता उन्मूलन। व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक इलाके के उत्पादक साधनों की पहचान की जाए। गैर कृषि विधि के विकास के लिए उन्हें विकसित किया जाए। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का उन्मूलन करना आवश्यक है, जो ग्रामीण निर्धनता का प्रमुख कारण है। भू सुधार भूमि को ज़्यादा समानता पूर्वक पुनर्वर्तित करने और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है,
ग्रामीण विकास में साख के महत्व पर चर्चा करें। आंसर होगा कृषि में फसल की बुआई और आय प्राप्ति के बीच एक लंबा अंतराल है। किसानों को ऋण की बहुत ज़रूरत होती है। किसान को बीज, उर्वरक, औजारों की प्रारंभिक निवेश के लिए तथा अन्य पारिवारिक कार्यों के लिए मुख्यतः जब वे मौसमी बेरोजगार होते हैं धन की आवश्यकता होती है। अतः साख एक मुख्य कारक है जो ग्रामीण विकास में योगदान देता है। यदि संस्थागत स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे तो किसान गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेगा, जिससे ऋण की तथा इससे तरह उत्पादन की लागत बढ़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका का व्याख्या करें। आंसर होगा स्वयं सहायता समूह, SHG, जिन्हें अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है, ग्रामीण ऋण के संदर्भ में एक उभरती हुई घटना है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों में बचत को बढ़ावा देता है। SHG छोटी बचतों को जुटाकर अपने अलग अलग सदस्यों को ऋण के रूप में देने की पेशकश करते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण औपचारिक ऋण की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यह बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज की एक समान दर पर दिया जाता है। मार्च 2003 तक 7 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह कार्यशील थे। यह लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनसे निर्धनों को बिना कुछ गिरवी रखे कम ब्याज दरों पर न्यूनतम कानूनी औपचारिकता के साथ ऋण मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या करें। आंसर होगा सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। बाजारों का विनियमन। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन था। कुल मिलाकर इसे नीति का किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ। भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान। दूसरा उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडारण गृहों, गोदामों, शीत भंडारण गृहों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि भौतिक बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान है। सहकारी विपणन। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया गया। नीति साधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन जैसे कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना और गरीबों को सहायकी युक्त कीमत पर वस्तुओं उपलब्ध कराना रहा है। अगला क्वेश्चन, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है। आंसर, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है क्योंकि कृषि एक मौसमी गतिविधि है तथा अतः इसे अन्य गतिविधियों द्वारा पूरक बनाने की आवश्यकता है। आजीविकों के लिए पूर्णतः खेती पर निर्भर करने में बहुत खतरा है। यह ग्रामीण लोगों को अनुपूरक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एवं आय के उच्च स्तर द्वारा निर्धनता उन्मूलन में सूक्ष्म बनाता है। भारत में ग्रामीण विकास के ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आंसर होगा बैंकिंग प्रणाली की तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय, रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति के बाद ऋण सुविधाओं ने किसानों को अपनी उत्पादन
आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण की विविधताओं का लाभ उठाने में मदद की। अनाज के सुरक्षित भंडारों के चलते अकाल अतीत की घटना बन चुका है, तब भी ग्रामीण बैंकिंग द्वारा निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है। अपर्याप्तता। देश में उपलब्ध ग्रामीण साख की मात्रा उनकी मांग की तुलना में आज भी बेहद अपर्याप्त है। संस्थागत स्रोतों की अपर्याप्त कवरेज। संस्थागत ऋण व्यवस्था असफल रही क्योंकि यह पूरे देश के ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहा। अब अपर्याप्त राशि की मंजूरी। किसानों के लिए मंजूर ऋण की राशि भी अपर्याप्त है। सीमांत या निर्धन किसानों की ओर कम ध्यान। जरूरतमंद किसानों को ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है। अंग बढ़ती देय राशि। कृषि ऋण में अतिदेय राशि की समस्या चिंता का एक विषय बना हुआ है। लंबे समय से कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वाले की दरों में वृद्धि हुई। 50% से अधिक उधारकर्ताओं को जानबूझकर ऋण का भुगतान न करने वाले की श्रेणी में रखा गया। यह बैंकिंग प्रणाली सुचारू संचालन के लिए एक खतरा है। इसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। सुधारों के बाद से कृषि बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार वृद्धि ने एक पिछला स्थान ले लिया। जब वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य औपचारिक संस्था जमा संग्रहण की एक संस्कृति जरूरतमंदों के लिए ऋण एवं प्रभावी ऋण वसूली करने में विफल रहे। पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए अंसरोगा पॉइंट बैंकों का अपना दृष्टिकोण केवल उधारदाताओं से बदलकर बैंकिंग संबंधों के निर्माण के रूप में बनाया जाना चाहिए। किसानों को बचत और वित्तीय साधनों के कुशल उपयोग की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है? कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधनपूर्ण क्षेत्रों में को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। कृषि विपणन प्रक्रिया की कुछ बाधाएं बताइए। कृषि विपणन की प्रक्रिया की कुछ बाधाएं इस प्रकार है। पहला, कृषि बाजार पर अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। कुल उत्पादन का केवल 10 सहकारी समितियों को मिलता है, शेष निजी क्षेत्र को जाता है। उचित भंडारण सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण उत्पादन का 10% उत्पादन हर वर्ष भंडारण सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। आज भी बारहमासी सड़कों की कमी है। ऐसी परिस्थितियों में जब भंडारण सुविधाएं नहीं हैं कि वे सही बाजार स्थितियों का इंतजार कर सके, सड़कें इतनी सही नहीं है कि वे अपना उत्पादन नियमित बाज़ारों में जाकर कब बेच सके, तो अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर है। भारतीय किसानों में बाजार की जानकारी, सूचना की कमी, बाज़ारों की मौजूदा कीमतों की जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पादन कम कीमतों पर बेचने को मजबूर हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि विपणन की कुछ उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों के उदाहरण सहित चर्चा करें। कृषि विपणन के लिए उपलब्ध कुछ वैकल्पिक माध्यम इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष बाजार। कुछ ऐसे बाजार शुरू किए गए हैं जहां किसानों स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके और मध्यस्थों का अंत हो। इसके उदाहरण हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में अपनी मंडी, पुणे की हाट पसार मंडी आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ गठबंधन। कुछ किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा फूड चेन के साथ गठबंधन किया और वे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर इन कंपनियों को सीधा अपना उत्पादन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उनसे एक गुणवत्ता फसल उत्पादन वांछनीय होता है।
बहुत बार ये कंपनियां कृषि आदान और कभी कभी फसल बीमा भी उपलब्ध कराते हैं। वे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर उत्पादन खरीदने का भी आश्वासन देते हैं। इससे किसानों को जोखिम कम हो जाता है और उनका उत्पादन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति और हरित क्रांति में अंतर स्पष्ट करें। स्वर्णिम क्रांति, हरित क्रांति अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए शुरू की गई एक रणनीति थी, जिसके अंतर्गत उच्च पैदावार वाली किस्म HYV के बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराए गए। हरित क्रांति 1991 से 2003 के बीच 2003 के अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बागवानी में नियोजित निवेशों अत्यधिक उत्पादक बन गया। यह क्षेत्र एक अस्थायी आजीविका के विकल्प के रूप में उभरा। क्या सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए मिश्रित उपाय पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, हाँ, नहीं। मुझे नहीं लगता है कि सरकार द्वारा कृषि विपणन के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय पर्याप्त हैं। भारतीय कृषि बाजार अकुशल हैं, बहुत हद तक आदिम काल के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत नीति गेहूं और चावल की फसलों में पक्षपाती है। भारतीय कृषि ने संसाधनों पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया है। पिछले क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्यरत नहीं करते। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विविधीकरण में गैर कृषि रोजगार का महत्व बताइए। आंसर होगा ग्रामीण विविधीकरण में गैर कृषि रोजगार का महत्व बताइए। आंसर, विविधीकरण का तात्पर्य तो फसल विविधीकरण से है या उत्पादन गतिविधियों के विविधीकरण से, जिसका अर्थ है कृषि गतिविधियों से गैर कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित होना। इनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। क, कृषि प्रसंस्करण गतिविधियां, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां, चमड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, मिट्टी के बर्तन बनाना, हथकरघा आदि, पशुपालन। पशुधन आय की स्थिरता एवं खाद्य एवं पोषकता सुरक्षा को बढ़ावा देता है तथा 70 मिलियन सीमांत एवं छोटे किसानों को वैकल्पिक रोजगार का साधन प्रदान करता है। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा 1960 से 2002 के बीच भारत का दूध उत्पादन 4 गुना बढ़ा। मत्स्य पालन, कुल मछली उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद 1.4% का योगदान है। मत्स्य क्षेत्र निम्न आय स्तर, श्रम की गतिशीलता के निम्न स्तर एवं निरक्षरता के उच्च स्तरों से ग्रस्त है। निर्यात बाजार 60% से 40%। आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन महिलाओं के हाथों में है। उद्यान विज्ञान 1991 से 2003 के बीच अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। इसी दौरान बागवानी से सुनियोजित निवेश बहुत ही उत्पादक सिद्ध हुआ। इस क्षेत्र के एक धारणीय वैकल्पिक रोजगार का रूप धारण किया। बागवानी में लगे इतने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विविधीकरण के स्रोतों के रूप में पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी के महत्व पर टिप्पणी करें। पशुपालन का महत्व, भारत के कृषक समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करता है। इसमें गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार के अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोधक के बिना ही प्राप्त हो जाती है। आज पशुपालक क्षेत्र देश के 7 करोड़ छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र से रोजगार पाती है। मत्स्य पालन का महत्व, आजकल देश में समस्त मत्स्य उत्पादन का 49%
वर्ती देशों 51% महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 है। सागरीय उत्पाद में प्रमुख राज्य केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। यद्यपि महिलाएं मछलियां पकड़ने में काम में लगी हैं, 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार को संचालन इन्हीं हाथों में है। उद्यान विज्ञान का महत्व 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और उनके मसालों के उत्पादन में आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। फल सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे बहुत से कृषकों की दशा में बहुत सुधार हुआ है। पुष्पारोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन और उत्तक संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी धारणीय विकास तथा खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। टिप्पणी करें। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं। 21वीं शताब्दी में देश के खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी ने निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचना और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सरकार सहज ही खाद्य सुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों में समय रहते अनुमान लगा सकती है। कृषि क्षेत्र में तो इसके शेष योगदान हो सके हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्त जानकारी का प्रसारण हो सकता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की संभावना भी है। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक गांव को एक ज्ञान केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन, जैविक कृषि क्या है? यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है? जैविक कृषि का अर्थ जैविक कृषि प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया है। यह विधि रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों के प्रयोग की अवहेलना करती है। धारणीय विकास का अर्थ यह वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ियों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। यह संसाधनों के प्रयोग को निषेध नहीं करता, परंतु यह उपयोग को इस तरह प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है कि वे भविष्य पीढ़ी के लिए बचे रहें। जैविक कृषि धारणीय विकास के अर्थ से यह स्पष्ट है कि यदि जैविक कृषि किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, विषाणुजन्य कीटनाशकों आदि का प्रयोग कर रही तो यह भूमि क्षरण में योगदान नहीं करेगी। यह महंगे कृषि आदानों जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि को स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैविक आदान विकल्पों से प्रतिस्थापित करते हैं। यदि भूमि का क्षरण नहीं हो रहा तो यह एक पर्यावरण अनुकूल वृद्धि है। अतः यह धारणीय विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, जैविक कृषि के लाभ और सीमाएं स्पष्ट करें। लाभ, जैविक कृषि महंगे आगतों जैसे संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगतें अब सस्ती होती है और इसके कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व रोजगार के जैविक कृषि उत्पादन की बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। जैविक कृषि हमें परंपरागत कृषि की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। ये उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। यह छोटे किसानों के लिए अधिक उपयुक्त है जो महंगे कीटनाशक, उर्वरक और अन्य आगतों का खर्च नहीं उठा सके।
सीमाएं। प्रारंभिक वर्षों में जैव कृषि की लागतें रासायनिक कृषि से उच्च रहती है। जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति या जागरूकता जगाना आवश्यक है। इन उत्पादों के लिए अलग से कोई उचित आधारित संरचना एवं विपणन सुविधाओं की कमी। जैविक कृषि के लिए एक उपयुक्त कृषि नीति अपनाई जानी चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि से उत्पादन रासायनिक कृषि से उत्पादकता से कम होता है। अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होता है। वे मौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। जैविक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, अतः भारत जैसे गरीब देश इसका वहन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, जो प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि का उत्पादन रासायनिक कृषि से कम होता है, अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसान के लिए इसे अपनाना कठिन होता है। यह प्रारंभिक वर्षों में उपभोक्ताओं में भी कम प्रचलित होता है, कोई विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। जैविक उत्पादों की रासायनिक उत्पादन की तुलना में जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। वे मौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। इकोनॉमिक्स का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमटोली मसूरी में संपर्क करें।